इज़राइल और अरब समस्या क्या है? इज़राइल में जेरूशलम जगह है, बैतलहम जगह है। जी। ये जगह हैं जो धार्मिक दृष्टि से 3 धर्मों के लिए इम्पोर्टेंट है। 40 में यूनाइटेड नेशंस ने एक प्रस्ताव बनाया कि भाई ये छोड़ना चाहते हैं तो इसको 3 भागों में बाँट लो। एक भाग में यहूदी जो नए-नए आए थे, इनका देश हो जाएगा। एक भाग में फिलिस्तीनी जो वहाँ के बाद में रह रहे हैं वहाँ, अल अस्का मास्क उनका हो जाएगा। जेरूशलम चूँकि पवित्र स्थान है, यहाँ तीनों धर्मों का है, तो एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बना दो ये किसी का नहीं है। इस्लामिक कंट्रीज ने इसको स्वीकार नहीं किया क्योंकि वो कहते थे इजराइल तो यहाँ था नहीं, इसको क्यों हिस्सा दे रहे। फिलिस्तीनियों के 2 गुट हो गए। अल फतह जो समझौते को लागू करना चाहते थे, और हमास ये हो गए जो कहते मैं इजराइल को मान्यता नहीं दूंगा। हमास जो 7 अक्टूबर 2023 को उन्होंने हमला कर दिया, 1200 लोग मार दिए, 251 लोगों को पकड़ लाए। अब इजराइल को ये मौका मिल गया कि बड़ी कार्रवाई कर दे हमास के ऊपर, तो वो बड़ी कार्रवाई चल रही है। सो देयर इज नो मिलिट्री चैलेंज टू इजराइल इन मिडिल ईस्ट नाउ। ट्रंप चाहे तो 5 मिनट में ये इजराइल को रोक सकता है। इजराइल की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी फोनिक्स होल्डिंग वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियां का ठेका लिए, और उस कंपनी की 30% भागीदारी ट्रंप के दबान के पास है। अब चीन और रसा क्या कर रहे हैं आप पूछोगे। अमेरिका ने उन्हें कहा कतर को की बात करने के लिए बुलाओ, यहाँ से हमला कर दिया। यहाँ से हमला कर दिया। अमेरिका को जानकारी थी हमले की, तो फिर नाराज क्यों हुआ अमेरिका? ये घड़ियाली आंसू है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ फ़हीम खान और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट हाफ वॉल। हाफ वॉल में हम बात करेंगे आज इज़राइल के बारे में। इज़राइल को ये हिम्मत कहाँ से मिलती है कि 72 घंटे के अंदर 6 देशों पर हमला कर देता है? इसके पीछे कौन-सी वो ताकत है जो इज़राइल को ताकत देती हैं, हिम्मत देती हैं? इन सब बातों का जवाब लेने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरुणोदय वाजपेयी साहब। वाजपेयी साहब आगरा कॉलेज के पूर्व एचओडी हैं पॉलिटिकल साइंस विभाग के, और आजकल सिविल सर्विसेज़ की तैयारी भी करा रहे हैं, और उन्होंने कई देशों पर किताबें भी लिखी हैं। तो सबसे पहला तो मैं यही है कि डॉक्टर साहब आप हमारे शो में आए, बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो पहले तो मैं समझना चाह रहा हूँ इज़राइल से पहले कि इज़राइल और अरब समस्या क्या है? एक्चुअली ये एक ऐसी समस्या है दुनिया की जो सबसे पुरानी समस्या है, और इसका समाधान आज तक नहीं हो पाया, और जो स्थितियां हैं उसमें मैं कह सकता हूं कि अभी समाधान हो भी नहीं पाएगा। उसका कारण ये समस्या ये है कि एक ही स्थान पर हुँ, 2 लोग दावा कर रहे हैं कि ये मेरा स्थान है। हुँ, हुँ, उनमें से एक ने कब्जा कर लिया हुँ, उस स्थान पर, ठीक है। और दूसरा बाहर घूम रहा है। हुँ, इस चीज के लिए भी तैयार नहीं है जिसने कब्जा कर लिया कि आधा आधा बांट लो। हुँ, क्या था कि इजराइल को आप इस तरह समझो, मैं थोड़ा सा इसमें टाइम लूंगा आप, हाँ, ठीक है, हाँ। कि जो इजराइल का मैप अगर आप दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते तो मैं बता देता हूँ। इजराइल में जेरूशलम जगह है, बैतलहम जगह है। जी, ये जगह हैं जो धार्मिक दृष्टि से 3 धर्मों के लिए इम्पोर्टेंट है। क्रिश्चियन, हुँ, क्योंकि ये मैं अगर आपको बता दूंगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि क्रिश्चियन कंट्री इजराइल का साथ क्यों दे रहे हैं। हुँ, एक धार्मिक पहलू इम्पोर्टेंट, हुँ, और मुस्लिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है वो जगह। हुँ, हुँ, पहले हम बात करते हैं, इनमें सबसे पुराना मामला है यहूदियों का, जी, ज्यूज का। ज्यूज धर्म का उदय जेरूशलम से ही हुआ। जी, इन तीनों धर्मों के गॉड फादर कहे जाते हैं अब्राहम, इब्राहिम जिसको इस्लाम में इब्राहिम कहा जाता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम। एक ही इसलिए अब्राहमिक अब्राहमिक रिलीजन भी इनको कहते हैं। हुँ, हुँ, तो ये यहूदियों के लिए पवित्र है क्योंकि उनका जन्म हुआ वहां पे, उस धर्म का सबसे पुराना वही है। क्रिश्चियंस के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि
ईसा मसीह भी यहूदी थे, आपको पता है बात? हुँ। वो क्रिश्चियन तो धर्म चलाया, वो खुद क्रिश्चियन नहीं थे, नहीं थे। वो यहूदी थे। उनको लगा कि इस धर्म में वहाँ टेम्पल में मेला वगैरह लगता था कि इसमें बहुत भ्रष्टाचार है, तो उन्होंने कहा कुछ सुधार किया जाए। तो सुधार के लिए उन्होंने लोगों को उपदेश देना शुरू किया। उनके सुधार लोगों को अच्छा लगे, पीछे आ गए और ईसाई धर्म की शुरुआत हो गई। ईसाई धर्म की शुरुआत यहूदी धर्म से हुई है और ईसा मसीह का जन्म भी बेथलेहम, वेस्ट बैंक जहाँ पर अभी है, हुँ, हुँ। वहाँ पे एक गाँव है। और आज भी जहाँ उनको फांसी उसके सूली पे चढ़ाया गया था, वहाँ पे चर्च बना हुआ है। चर्च ऑफ होली सिपल्चर कहते हैं, जहाँ वो उठ के खड़े हुए थे पहले वो हुआ। अब तो दोनों धर्मों के लिए इम्पोर्टेंट हो गया इस जगह। तीसरा अब इस्लाम। इस्लाम हालाँकि बाद में आया, लेकिन इस्लाम में एक ये कहानी आती है कि मोहम्मद साहब लास्ट में एक सफ़ेद घोड़े से, उनकी डेथ का नहीं आता है, हुँ, हुँ। वो ऊपर चले गए। वो सफ़ेद घोड़े से जिस जगह से गए, वो भी जेरूसलम में है जी, और वहाँ पे अल अक्सा मास्क मस्जिद है। जी, जो दुनिया के मुसलमानों के लिए मक्का, मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थान। जी। सो वो लोग भी जाके वहाँ बसे। हुँ, यहूदी वहाँ थे। हुँ, अब क्या हुआ कि जब ऑटोमन एम्पायर आए तो यहूदी बाहर भाग गए, हुँ, क्योंकि इस्लामिक देशों का शासन था। हुँ, हुँ। अब देखिए कितना कॉम्प्लेक्स इतिहास है। अब क्या हुआ कि 1890 में, 1896 में यहूदी अमेरिका चले गए, यूरोप चले गए, जर्मनी चले गए। यहूदियों में एक राष्ट्रवाद का आंदोलन शुरू होता है कि हमारा मूल निवास इज़राइल है। हुँ, तब इज़राइल नाम का देश नहीं था, नहीं था। तो वहीं चलो। क्या था कि ये जो जहाँ इज़राइल है, ये क्षेत्र ऑटोमन साम्राज्य के कब्जे में था। ऑटोमन साम्राज्य हार गया हुँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो ये ब्रिटेन के कब्जे में आ गया और ब्रिटेन ने ये सुविधाजनक बनाया कि दुनिया के यहूदी वहाँ पहुँचे। यहाँ क्रिश्चियन सॉफ्ट कॉर्नर भी था एक, क्योंकि ऑटोमन साम्राज्य एक इस्लामिक राज्य को हराया था। अगर वहाँ एक यहूदी राज्य बन जाए तो अच्छा है। हुँ, रिलीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। हुँ। तो उन्होंने उनको बढ़ावा दिया। आज जब वो इतनी संख्या में पहुँच गए, तो वो एरिया उनकी देख-रेख में था ब्रिटेन की। हुँ, ये था 1919 से देख-रेख में। तो 47 में उन्होंने कहा कि भाई मैं नहीं अब देख-रेख कर सकता, मेरा बहुत पैसा खर्च हो रहा है, मैं छोड़ना चाहता हूँ। तो 47 में यूनाइटेड नेशंस ने एक प्रस्ताव बनाया कि भाई ये छोड़ना चाहते हैं तो इसको 3 भागों में बाँट दो। एक भाग में यहूदी जो नए-नए आए थे, इनका देश हो जाएगा। एक भाग में फिलिस्तीनी जो वहाँ के रहे बाद में रह रहे हैं वहाँ पे, अल अस्का मास्क उनका हो जाएगा। जेरूसलम चूँकि पवित्र स्थान है, यहाँ तीनों धर्मों का है, तो एक अंतर्राष्ट्रीय शहर बना दो इसे, ये किसी का नहीं है। अच्छा। इट्स व्हाट ए गुड आइडिया। हुँ, लेकिन इस्लामिक कंट्रीज़ ने इसको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो कहते थे इज़राइल तो यहाँ था नहीं, इसको क्यों हिस्सा दे रहे हैं? हुँ। लेकिन वो ये भाँप नहीं पाए कि वो था नहीं, लेकिन उसको उन देशों का समर्थन प्राप्त है जिन्होंने तुम्हें हराया है। हाँ, पीछे से ताकत है उसके। तो यही अनुभवहीनता है। हुँ, उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। जब रिजेक्ट कर दिया उस प्रस्ताव को, तो अगले ही दिन यहूदियों ने घोषणा कर दी हमारा ये स्वतंत्र देश है। अब पश्चिम देशों की मदद आ गई 48 में, युद्ध शुरू हो गया। उन पश्चिम देशों की ब्रिटेन सबसे बड़ा समर्थक रहा है, अमेरिका इनके पास ज़्यादा वो थी। पहला वार हुआ 1948 में और उस वार में इतनी बड़ी संख्या में इस्लामिक देश हार गए, इज़राइल ने हरा दिया बिकॉज़ ऑफ द सपोर्ट फ्रॉम यूएस, ब्रिटेन और दूसरे देशों से। हुँ, और जो बचे-खुचे वहाँ रह रहे थे, फिलिस्तीन, वो दूसरे देशों में यहूदी शरणार्थी बन गए। हुँ।
तब से लेकर अब तक ये मांग उठती रही है कि फिलिस्तीनियों का भी एक राज्य हो, देश हो। एक बार इजराइल ने मान लिया था, हुँ। और वो था 93 में, अच्छा, ओस्लो का समझौता हुआ था। ओस्लो। हाँ। तो वहाँ इजराइल और फिलिस्तीनियों के नेता होते थे यासिर अराफात। हुँ। इनका संगठन है पीएलओ, 64 में बना था। समझौता हो गया, लेकिन फिर वही बात आ गई जो इस मुसलमानों को परेशान कर, एकता की कमी। हुँ। समझौता हो गया और ये तय हुआ कि वेस्ट बैंक, वेस्ट बैंक इसलिए नाम है, जॉर्डन नदी का पश्चिमी किनारा है, हुँ। और गाजा पट्टी, इन पे फिलिस्तीन राज्य बन जाएगा और इजराइल यहाँ से अपना कब्जा धीरे धीरे हटाएगा और फिलिस्तीन अथॉरिटी की स्थापना कर दी गई। ये काम पूरा होना था 99 तक, लेकिन वो नहीं होना था काम। तो फिलिस्तीनियों में एक गुट निकल के आ गया कि हम इजराइल को मान्यता नहीं देते हैं, ये काफिर है। ओह! हम ये पूरा का पूरा फिलिस्तीनी वही है, हमास। अच्छा, ये वो हमास है। यस, फिलिस्तीनियों के दो गुट हो गए। अल फतह जो समझौते को लागू करना चाहते थे, और हमास ये हो गए जो कहते मैं इजराइल को मान्यता नहीं दूंगा। क्योंकि भाई इजराइल को मान्यता दी पीएलओ ने, तभी तो उसने कहा फिलिस्तीनियों को मान्यता हम दे रहे हैं, हुँ। और बोले मैं अपना संघर्ष जारी रखूंगा। इनका संपर्क हो गया इजराइल के, सॉरी, इजिप्ट के इस्लामिक ब्रदरहुड एक संगठन है उग्रवादी, उग्रवादी। उनसे ये हिंसात्मक नीति पे चलते रहे। अब दो भाग हो गए फिलिस्तीन के। हुँ। वहां की जनता का भी देखिए, वहां चुनाव हुए 2006 में, क्योंकि नई अब राज्य बनना था। वहां दुर्भाग्य से बहुमत मिल गया हमास। हमास को, उसको बहुमत मिल गया जो इजराइल से समझौता नहीं करना चाहता। फिर भी अल फतह के अब्बास हैं, हुँ। उन्होंने अड़े वो, और उन्होंने कहा मैं सत्ता नहीं सौंपूंगा इनको। जब सत्ता नहीं सौंपी तो हमास भाग के चले आए गाजा पट्टी 2007 में। तब से गाजा पट्टी पर हमास का कब्जा है और वेस्ट बैंक पर अल फतह का कब्जा है। कबीलों की तरह से लड़ रहे हैं अभी भी। हाँ, ये आपस में। हुँ। अब इजराइल को अपना स्टैंड जो समझौता किया था वो तोड़ने का मौका मिला। मौका मिल गया। इजराइल ने कहा कि भाई मैं समझौता तो इसलिए कर रहा था कि मैं सुरक्षित रहूं, हमास तो मेरे से लड़ ही रहा है गाजा पट्टी में आके, मैं क्यों करूँ? तो मेरी सुरक्षा को तो समझौता करने के बाद भी खतरा है, तो मैं वेस्ट बैंक क्यों दूं? तो उसने वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियां बसाना शुरू कर दिया, और वो समझौता इजराइल ने मना कर दिया कि टू स्टेट सॉल्यूशन नहीं होगा, मैं नहीं दूंगा। अब पूरा का पूरा मेरा है, लेकिन इसको वो धीरे धीरे कर रहा है। जहां अल फतह है वहां पर यहूदी बस्तियां बन रही हैं। हुँ। जब यहूदी बस्तियां बन रही हैं तो वो उनका एरिया कम होता जा रहा है। हुँ। हमास जो 7 अक्टूबर 2023 को उसने, उसका तो था ही कि मैं समझौता नहीं मानूंगा, हुँ। मैं तो लड़के पूरा इजराइल ही मेरा में होगा। हुँ। क्षमता थी नहीं, हुँ। हुँ। क्षमता नहीं है, दावा है कि पूरा लूंगा मैं। उन्होंने हमला कर दिया, 1200 लोग मार दिए, 251 लोगों को पकड़ लाए। अब इजराइल को ये मौका मिल गया कि बड़ी कार्रवाई कर दे हमास के ऊपर, तो वो बड़ी कार्रवाई चल रही है। अब ये कतार कहाँ से आ गया, ये यमन कहाँ से आ, उन देशों के नाम, यमन कहाँ से आ गए, यमन, कतर, हाँ। हुँ। ये लेबनान कहाँ से आ गया, हुँ। इसके सब के पीछे एक बड़ा फैक्टर है ईरान। हमास सुन्नी है, हुँ। लेकिन सुन्नी कोई देश उनका समर्थन नहीं करता, नहीं करता। उनको शिया देश ईरान करता है समर्थन। उनके पास जो भी औजार हथियार हैं वो किसके पास हैं, वो किसके दिए, ईरान। ईरान से गए। आमतौर पे नहीं होना चाहिए शिया सुन्नी की लड़ाई में, लेकिन वो करते हैं उसका। ईरान ने क्या किया, इस मामले को लड़ के लेने के लिए उसने एक दूसरी चाल चली।
लेबनान में एक सुन्नी संगठन तैयार किया, उग्रवादी हिजबुल्लाह। हुँ। वो लेबनान से इज़राइल पर करेंगे, हुँ, हुँ। हमास यहाँ से करेंगे। इसी तरह यमन में तैयार किया हाउथी, हूती। हूथी जो हैं। हुँ। हाउथी विद्रोही, दे आर सपोर्टेड बाय नॉट बाय सऊदी अरेबिया, ईरान। सो इज़राइल की तरफ इन्होंने पूरा वो बना लिया, एक चंद्रमा सा हुँ। आर्क। ठीक? अभी कत्तार शामिल नहीं था। कतर। कत्तार क्या था कि ये अमेरिका का बहुत खास दोस्त है। अमेरिका की बेस भी है वहाँ। हाँ, सबसे बड़ा सैनिक बेस वहीं है। हुँ, हुँ। लेकिन ये डिप्लोमेसी जब तालिबान की प्रॉब्लम आई तो बातचीत कराने के लिए बनता था, तो ये ऑफिस खोल देता था उनके। तालिबान का ऑफिस था। अमेरिका गुस्सा होता था, अरे भाई जब ऑफिस नहीं खोलेगा वो आगे कहाँ रुकेंगे, कहाँ बातचीत करेंगे, तो अगर आप उनसे बातचीत करना चाहते हो तो उनको जगह दो। हुँ, ऐसे ही इसने हमास का ऑफिस खोल दिया वहाँ, हुँ, क्योंकि अमेरिका कह रहा है कि इनका समझौता कराओ, हमास का और इजराइल का सीज फायर। हुँ, तो वो सीज फायर करने गए थे, और सीज फायर करने गए थे तो कतर पे उसको ये था कि यही सबसे बड़े लीडर हैं, इनको खत्म कर दो तो हमास की लीडरशिप खत्म, क्योंकि बकाया को तो मार चुके हैं वो। हाँ, तो इजराइल ने ये डिप्लोमेटिक रूप से बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन सैनिक दृष्टि से ये, किसे कहते हैं युद्ध में सब चीज जायज होती है, हुँ, कि अमेरिका ने उन्हें कहा कतर को कि बात करने के लिए बुलाओ, यहाँ से हमला कर दिया। यहाँ से हमला कर दिया। अमेरिका को जानकारी थी हमले की। तो फिर नाराज़ क्यों हुआ अमेरिका? ये घड़ियाली आंसू है। कई चीजों में हम दूसरे के सामने अपने बच्चे को डांट देते हैं ताकि मामला न बढ़े। हुँ। बच्चा तो अपना ही है। हाँ, हाँ, वो लड़के आता है कहता है बेटा। ठीक है नहीं, मैं उसकी जड़ पे जाऊंगा, लेकिन दूसरा जो सवाल पूछोगे, अभी तो मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ। हुँ, सो प्रॉब्लम ये है कि फिलिस्तीनियों का राज्य नहीं बन रहा है। जो समझौते की गुंजाइश थी, अब वहां इतनी बस्तियां मचा चुका है वो, कि यहूदी लोग वहां तक पहुंच गए हैं जहां फिलिस्तीनियों का रहना था। अब वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। हटने को तैयार नहीं, इजराइल मानने को तैयार नहीं है, और अमेरिका भी यही चाहता है। तभी तो कह रहे हैं गाजा को खाली कराना है। ये क्या मतलब है? हुँ, खाली कराना है कि गाजा के हमास को इतना आक्रमण करो, कि इतना प्रताड़ित करो कि वो कुछ इजिप्ट में घुस जाएं, कुछ सीरिया में घुस जाए, गाजा खाली हो जाए। हुँ, जब गाजा खाली हो जाएगा तो अब कहेंगे वेस्ट बैंक थोड़ा सा बचा है, इसे खाली कर लो। सो फिलिस्तीनियों को वो शरणार्थी बना देना चाहते हैं। ओह! इसके पीछे ये कहानी है। यस। सो ये मेन मुद्दा ये है कि वहां दो देश कैसे बने, हुँ, और दो देश मुस्लिम कंट्री नहीं बनवा पाए क्योंकि उनमें एकता नहीं थी। और अरब लीग ने बनवाया था पीएलओ को 64 में। अरब लीग का सबसे बड़ा नेता कौन था उस समय? उस समय सबसे बड़ा नेता था इजिप्ट, अरब लीग का। और इजिप्ट ही पहले फिलिस्तीनियों को धोखा देके इजराइल से समझौता कर बैठा, हुँ, सिर्फ जिसे कैंप डेविड अकॉर्ड कहते हैं। फिर जॉर्डन को भी शामिल कर लिया, और अभी ट्रंप ने ही 4-5 समझौते करा दिए यूएई, हाँ, हाँ, इन अब्राहम अकॉर्ड जिनको कहते हैं। हुँ, सो अरब देशों की एकता को अमेरिका लगातार तोड़ता रहा है, और आज भी देखिए आप, सऊदी अरबिया बहुत खास दोस्त है उनका। बिल्कुल है। ईरान पे इतना आक्रमण हुआ, कुछ नहीं बोला, और इसमें भी कुछ नहीं बोलेगा वो, जो अमेरिका कहेगा वो बोलेगा, और सबसे बड़ा देश है वो। तो इजराइल का सामना कौन करेगा? इसी का फ़ायदा इज़राइल उठा रहा है। यस। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये प्रॉब्लम कठिन है। इसका इसका प्रॉब्लम है कि जब ये इकट्ठे हों, और ये अमेरिका में भी कोई कहे कि भाई ये चीज गलत है, कुछ मिले हुए हैं, कुछ गलत कह रहे हैं, तो कैसे? किसी की हिम्मत है अमेरिका से कहने की? अभी इसने कहा है, ये कतार वाले ने गुस्सा हो गए कि भाई कलेक्टिव रिस्पांस आना चाहिए। जो अभी अरब इस्लामिक की बैठक हो रही है, बैठक हो रही है। जी, जी। उसके पहले उसने कहा मेरी डिमांड ये है कि देयर शुड बी सम कलेक्टिव रिस्पांस। लेकिन ये दीवा स्वप्न की तरह है। कलेक्टिव तब हो जो कलेक्ट हो,
ठीक है नहीं? कलेक्टिव तो तब होगा। ओआईसी 48 देश, वो कोई 57 देश हैं उसमें। 48 शायद मीटिंग कर रहे थे। हाँ। वो भी नहीं हो पाई शायद। नहीं, वो नहीं, वो देखिए, बहरीन, कतार और सऊदी अरब, they in foreign policy they are just follower of अमेरिका था। अमेरिका। अरे इस सलमान की जान बचाई ट्रंप ने, कैसे? वो अगर अमेरिका का नागरिक था, खगोशी नाम सुना उसका, जिसको मार दिया गया था एम्बेसी में, सरकार ने मारा काट काट के, अमेरिका का नागरिक था। अमेरिका अगर सिद्धांत पे चलता तो अपने नागरिक का बदला लेने के लिए सलमान को पद से हटना पड़ता, लेकिन वो ठीक है, दबा दिया मामले। क्यों? वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ऐसे मामलों में उसकी बात सुन रहा है। अमेरिका के खुद एक विचारक ने कहा है, अखबार में है, मैं इसमें पढ़ रहा था, कि अगर ट्रंप चाहे तो 5 मिनट में युद्ध इज़राइल को रोक सकता है। तो शहद तो वहीं से मिल रही है उसमें। एग्ज़ैक्टली। बिल्कुल सही बात है। वो ये घड़ियाली आँसू हैं। इज़राइल पे इतनी ताकत कहाँ से है कि सब पूरी दुनिया से लड़ा जा रहा है वो? अरे अभी मार्क जो विदेश मंत्री है रूबियो, हाँ, मार्को रूबियो। उन्होंने कहा कि नहीं, इज़राइल की हम आलोचना नहीं करेंगे। इज़राइल और जो अरब के जो धार्मिक या राजनीतिक या आर्थिक पहलुओं को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए ऐसा था कि अरब देशों की आर्थिक पहलू है जो, अरब देश इंडस्ट्रियली उतने मजबूत नहीं है, ऑयल रिसोर्स में मजबूत है। हुँ। तो उनकी से होती थी ऑयल कूटनीति कहते हैं उसको, तेल कूटनीति, ऑयल डिप्लोमेसी। वो तब था जब दुनिया ऑयल पे निर्भर थी। हुँ। दुनिया तो ऑयल छोड़ रही है। छोड़ रही है। दूसरी बात, ऑयल कई जगह और मिल गया, हुँ। तो उनका वो वेटेज खत्म हो गया। 73 में अरब देशों ने कहा था कि जो इज़राइल का साथ देगा हम तेल नहीं देंगे। हुँ। लेकिन अब उनसे तेल कहाँ ले रहा है कोई? अब अमेरिका ही बहुत बड़ा तेल का प्रोड्यूसर है। तेल की जगह लोग कितने बिजली से चला रहे हैं, इससे चला रहे हैं, इलेक्ट्रिक आ गया। इलेक्ट्रिक आ गए। तो एक ही वे जहाँ तक अमेरिका की बात है, तो अमेरिका को कूटनीति को मान रहे हैं कि अमेरिका को, अगर अमेरिका दुनिया की एक बड़ी ताकत है, जिसे ग्लोबल पावर कहते हैं। पहले हम इसको कहते हैं सुपर पावर। तो उसको हर क्षेत्र में अपने आदमी चाहिए। तो राजनीतिक पहलू ये है कि ये कभी एक नहीं होने देगा जब तक अमेरिका वहाँ पर है। और अमेरिका वहाँ रहेगा क्योंकि उसके पास सैनिक शक्ति है। तो इज़राइल का बचा रहना ज़रूरी है वहाँ पर अमेरिका के लिए, ताकि वो अपना इसी बहाने वर्चस्व बनाए रहे। हुँ। तो ये जो बड़ी स हाँ, अब चीन और रसा क्या कर रहे हैं आप पूछोगे? हुँ। ये कोशिश तो कर रहे हैं, ईरान को करके। लेकिन ईरान को इज़राइल और अमेरिका ने इतना कमज़ोर कर दिया है, तो हिज़्बुल्लाह पे अटैक कर दिया, हाउथी पे कर दिया, कतर पे कर दिया और हमास पे कर ही दिया। तो अब उसका सामना करने, और बाद में ईरान पे कर दिया, हुँ, ईरान पे भी कर दिया। जून पे। सो देयर इज़ नो मिलिटरी चैलेंज टू इज़राइल इन मिडल ईस्ट नाउ। तो जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। अगर आपका मिलिट्री कोई विरोधी नहीं है, तो दूसरी चीज़ एक ही रोक सकती है आपको, आपकी आंतरिक अनुशासन कि गलत हो रहा है भाई। इतने लोग मर रहे हैं, करीब 64,000 लोग मार दिए गए वहाँ पे। तो वो करने को तैयार। इतने लोग भूखे मर रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि खाना नहीं मिल रहा है उनको, कि ये ब्लॉकेज किए हुआ है। सो मैन मेड वहाँ पे फेमाइन है। यूनाइटेड नेशंस ने कहा है फेमाइन तो नेचुरल होता है जो सूखा, ये तो मैन मेड है। हुँ। भुखमरी यहाँ पर व्यक्तियों ने बनाई। देखिए। अब इज़राइल ये तो खुद सोचे कि मैं गलत कर रहा हूँ, वो सोचे या जो दबाव दे के सोच वो भी नहीं सोच रहे। वो अमेरिका नहीं चाह रहा। दिस इज़ माय असेसमेंट। अच्छा, तो इसमें भारत का दृष्टिकोण क्या है? भारत देखिए ऐसा है कि मैंने बताया था कि भारत की विदेश नीति भी अब यथार्थवादी हो गई है। अब सिद्धांत पे हम भी ज़्यादा नहीं चलते। हमारे लिए लाभदायक क्या है? इस बीच क्या हुआ है, जब ये समझौता, सबसे बड़ी गलती कहाँ पर हुई 93 में जो समझौता हुआ, तो भारत को भी ये उम्मीद बनी कि अब भारत फ़िलिस्तीन का बहुत बड़ा समर्थक रहा है। हाँ। हमने पीएलओ को कूटनीतिक दर्जा देकर दिल्ली में उसका ऑफ़िस बनवाया था। इंडिया ने, इंदिरा गांधी के समय में। लाइक एम्बेसी। यस, उनका पूरा ऑफ़िस दिया था, ज़मीन दी थी कि आपकी एक राजदूत दूतावास है। यासिर अराफ़ात यहाँ आए थे 83 में।
इसी बीच क्या हुआ, जब 93 में समझौता हो गया कि इस समस्या समाधान हो जाएगी और इंडिया ने भी अपना यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया, तो इज़राइल से इंडिया के भी संबंध हो गए। जो ऑपरेशन सिंदूर हो रहा, हुँ। जो इसके पहले बालाकोट में हुआ, इज़राइल से हमें जो उस तरह की सटीक निशाने वाली टेक्नोलॉजी मिल रही है, ड्रोन मिल रहे हैं। हुँ। तो इंडिया ने अब वर्तमान में, पहले इसको 2 भागों में बाँट लो आप। कोल्ड वॉर में हमारी नीति थी आउटराइटली फिलिस्तीन का समर्थन करना, इज़राइल से संबंध नहीं रखना, पहले नहीं होते थे। कोल्ड वॉर के समय में। उसके बाद हमने बैलेंस नहीं तय किया कि इज़राइल के साथ संबंध कर लो, लेकिन अब भी भारत ये चाहता है कि फिलिस्तीनियों का एक राज्य मिले और इस तरह के सुप्रीम जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशंस की, उसके प्रस्ताव पर भारत ने सहमत व्यक्त किया है, भाषण भी दिया है कि हम फिलिस्तीन राज्य स्वतंत्र चाहते हैं। हुँ। दिस इज आवर व्यू। लेकिन हम इस समस्या को शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करना चाहते हैं। भारत का लीवरेज नहीं है, भारत किसी संबंध नहीं खराब करना चाहता। अमेरिका इज़राइल के साथ क्यों रहता है? बाकी पश्चिमी देशों की अगर हम बात करें, तो वो इज़राइल का साथ नहीं देते हैं। अमेरिका ही सबसे ज़्यादा उसके साथ में है, इसीलिए अमेरिका इज़राइल की हिम्मत पड़ती है कि किसी पे भी अटैक कर देता है। इसे किस उससे देखते हैं एंगल से आप? इसमें जो है 2-3 बातें मैं पहले आरंभ में करना, एक तो पहली बात ये कहना चाहूँगा कि पश्चिमी देशों की, यूरोपीय देशों की तुलना में अमेरिका ज़्यादा साथ देता है, ये सही बात। हुँ, हुँ। लेकिन पश्चिमी देश भी साथ देते हैं। हुँ, हुँ। दूसरी बात और मैं कहना चाहूँगा कि दूसरे प्रशासनों की तुलना में ट्रम्प प्रशासन ज़्यादा साथ देता है। अच्छा, ऐसा है। ऐसा भी फैक्टर, मैं इसी को एक्सप्लेन करूँगा। देखिए, ऐसा है कि अमेरिका की 2 उद्देश्य हैं इज़राइल को साथ देने के। एक उसकी चॉइस है, एक मजबूरी है। चॉइस है कि मिडल ईस्ट में अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए, क्योंकि वो विश्व शक्ति है। हुँ, हुँ। तो इज़राइल एक उसका मतलब ये है कि उसके उसको साथ देकर वो अपने प्रभाव को वहाँ बढ़ा सकता है। लेकिन इसके पीछे मूल कारण है अमेरिका की इज़राइल लॉबी। हुँ। अमेरिका में यहूदियों की बहुत बड़ी लॉबी है। अच्छा। यस। और जो 2 मेजर पार्टियां हैं, उन दोनों को वो फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं इलेक्शन में। वो वोटर तो हैं ही, सबसे बड़े फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर यहूदी हैं, हुँ। ठीक है नहीं? तो जो एक कमेटी है, जैसे मान लो वहाँ पे मैं नाम बता रहा हूँ, हुँ। अमेरिकन जेविश कमेटी, ये यहूदी लोगों की कमेटी है, जो दोनों सरकार, उनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता किस पार्टी की सरकार है, क्योंकि दोनों को पैसा देते हैं वो। हुँ। देन इज़राइल गवर्नमेंट ने भी अपनी एक संस्था खोल रखी है अमेरिका में। उसके अमेरिका में उसका नाम है अमेरिकन इज़राइली पब्लिक अफेयर कमेटी। इसका क्या काम है सर? इसका काम है इज़राइल की सरकार की नीतियों को अमेरिका के सरकार में समर्थन दिलाना। अच्छा। दे स्पेंड मनी। हुँ। देन एक और वहाँ पे लॉबी का पार्ट है क्रिश्चियन यूनियन फॉर ज्यूस। इसमें 70 लाख लोग हैं। मैं जो रिलीजन की बात पहले उठाई थी, हुँ। क्रिश्चियन यूनियन फॉर मुस्लिम क्यों नहीं हो सकती? ज्यूज़ क्यों हो सकती है? हुँ, हुँ। सो एक वो लॉबी का बहुत बड़ा प्रभाव है, कोई भी सरकार आए वो इज़राइल का साथ दे। अच्छा। दूसरा, जो अब ये बात मैंने ये भी कही थी कि सामरिक दृष्टिकोण से इज़राइल उसके लिए फ़ायदेमंद है, घरेलू राजनीति के हिसाब से। हुँ, हुँ। लेकिन एक और बात इम्पोर्टेंट है कि ट्रम्प प्रशासन में सहयोग ज़्यादा होगा, हुँ, हुँ। क्योंकि ट्रम्प इज़ ए बिज़नेसमैन। हुँ। आप जानते हैं ट्रम्प के दामाद का क्या नाम है? ट्रम्प के दामाद का नाम है जैरेड कुशनर। जब पहली बार ट्रम्प आए थे, तो जैरेड कुशनर को, वो यहूदी हैं। अच्छा। यस। जैरेड कुशनर को मध्य एशिया में अपना सलाहकार नियुक्त किया था। यानी अमेरिका की मध्य एशिया में क्या नीति होगी? वो दामाद तय कर रहा है। यस।
ही वाज स्मॉल बिजनेसमैन, रियल एस्टेट बिजनेसमैन, जो बिल्डिंग बनाते थे, बेचते थे। हुँ, हुँ। नाउ यू नो व्हाट इज हिज बिजनेस? ही इज द ग्लोबल इन्वेस्टर। वो इंडिया में भी है। उसने सऊदी अरबिया ने ही $2 बिलियन उसको दिए हैं। वो अपने फादर इन लॉ के प्रभाव से दूसरे देशों से पैसा लेके बड़ी-बड़ी कंपनियों में। इन्वेस्ट करा रहा है। आपको बता दूं मैं एक बहुत ही राज की बात हुँ, हुँ। कि इजराइल की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी का नाम है फोनिक्स होल्डिंग, और वही फोनिक्स होल्डिंग वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियां का ठेका लिए है। अच्छा, वही बना रही है। यस। और उस कंपनी की 30% भागीदारी ट्रंप के दामाद के पास है। दीज आर द फैक्ट्स। अब ट्रंप क्यों नहीं साथ दे? जैसे ही अगर बस्तियां नहीं बनेंगी तो कंपनी कहाँ काम करेगी इजराइल में फिर? बहुत बड़ा काम है। उसको दे दिया गया है काम कि आप जो है इतने एकड़ में जो मकान बना के दीजिए हमें, फिर वहाँ यहूदी भेजे जाएंगे, रहेंगे। सो इसीलिए मैंने कहा था कि ट्रंप प्रशासन में अमेरिका यहूदियों का ज्यादा साथ देगा इजराइल का। अभी भी जो बात हुई, ट्रंप ने कहा कि मुझे पता चल गई थी आप वो जो विरोध किया उन्होंने कि कतर पर जो हमला। हाँ, कतर पे, हुँ, हुँ। कि आई एम नॉट हैप्पी। आई एम नॉट हैप्पी यार। इफ यू आर नॉट हैप्पी, टेक सम एक्शन। आप उसको आपका विदेश मंत्री बोल रहा है वो जिस इंडिया के साथ कर रहे हैं। हुँ। एक तो कह रहा है कि टैरिफ का मारा जाए, घुटने टेक देगा। दूसरी तरफ कह रहा है कि उनको मोदी हमारे दोस्त हैं। कतर को नाराज नहीं करना चाहते हो, वहां उनका एयर बेस है। लेकिन मेरे अनुमान से उनकी नॉलेज, उनकी सहमत से हुआ, क्योंकि ये उनका स्ट्रेटेजिक टारगेट था कि हमास की टॉप लीडरशिप कतार में नेगोशिएशन में उपस्थित थी। लेकिन इस अटैक के बाद इसके डिप्लोमेटिक फॉलोआउट बहुत ज्यादा है। क्यों? अमेरिका के प्रति लोगों का विश्वास कम हो जाएगा। हुँ। जब कतर ने तुम्हें जगह दी, एयरबेस बनाओ, आपके कहने से उसने वार्ताएं आयोजित की। उसी ट्रंप ने ही जो प्रपोजल भेजा, उन्हीं में बातचीत हो रही है। हुँ। और फिर भी आपने कतर की संप्रभुता का सम्मान नहीं किया, तो कौन विश्वास करेगा? लेकिन बात ये है ना सर कि ठीक है, सब कुछ दिख रहा है हाँ, कि अमेरिका करा रहा है, लेकिन अमेरिका का कुछ कर नहीं पा हाँ, रहे ना। ये अमेरिका एक बड़ी शक्ति है। ओआईसी की हम बात करें, सत्ता-वत्ता में देश कितने हैं, यस। वो वो भी तो कुछ नहीं कर पाते। हाँ, उन्हें एकजुटता की कमी है उनके अंदर। यस, यू आर राइट। अरब देशों में एकजुटता की कमी है, और अमेरिका बड़ी शक्ति है, तो वो कुछ लोगों को मिलाए हुए है। अभी जब ट्रंप पहली बार थे, तो उन्होंने एक विशेष अभियान चलाया था, जिसे कहते हैं अब्राहम एकॉर्ड्स। हुँ। ये अब्राहम समझौते बता रहा हूँ। चूंकि मैं जिसे पहले बता चुका हूँ, यहूदियों का, ईसाइयों का और मुसलमानों के गाड, वो जो पुरखा है, कॉमन पुरखा अब्राहम है। हुँ। तो इन धर्मों को अब्राहमिक रिलीजन भी कहते हैं। जी। तो ट्रंप ने क्या किया कि अधिकांश अरब देशों ने इजराइल को मान्यता नहीं दी है, हुँ। तो वो इजराइल उनसे व्यापार नहीं ठीक से कर पा रहा, इसका लाभ नहीं इजराइल को मिल रहा है। तो उसने कहा कि मैं शुरुआत कराता हूँ। तो 4 समझौते कराए, यानी यूएई ने मान्यता दे दी इजराइल को, हाँ, दे दी। ट्रंप के कहने पर, ट्रंप के दबाव में। सूडान ने दे दी, मोरक्को ने दे दी, बहरीन ने दे दी। इन 4 समझौतों को इन्होंने चारों ने इजराइल से समझौते किए, एक दूसरे के यहाँ राजदूत नियुक्त किए, व्यापार बढ़ाया, कूटनीतिक संबंध बढ़ाए। तो इजराइल की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ा दी इन्होंने, हुँ। कि इजराइल को स्वीकार्यता
जो उसका विरोध है वो खत्म हो। तो ही वाज हेल्पिंग इजराइल डिप्लोमेटिकली। तो मेरा ये कहना है कि अमेरिका तो साथ दे ही रहा है, ट्रम्प प्रशासन आउट ऑफ वे जाके साथ दे रहा है बिकॉज ऑफ दिस इकोनॉमिक इंटरेस्ट हुँ। एंड रिलीजियस फीलिंग्स। अच्छा, तो ये लगातार अगर ऐसा ही चलता रहा तो इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे? क्योंकि आप कब तक किसको कितना दबाएँगे? इसका दूरगामी जो आप बात पूछ रहे हैं ये मतलब दबाने की भी कोई लिमिट नहीं और दबने की भी कोई लिमिट नहीं मुझे लगता है। हुँ, हुँ। फिर ताकत इतनी बड़ी है। क्योंकि देखिए, अरब देशों को पूरी दुनिया ने ये मौका दिया था कि आधा ले लो। दे रिफ्यूज्ड। हुँ। तो जब रिफ्यूज किया था तभी उन्हें तय करना चाहिए था कि पूरा कैसे लेंगे। तो जब तक अरब देशों में टूट है, यूनिटी का अभाव है कि अमेरिका की सुन रहे हैं, इसकी सुन रहे हैं। दूसरा अभी और टूट है शिया सुन्नी की। हुँ। हमास को ईरान साथ दे रहा है, हौती को ईरान साथ दे, सऊदी अरबिया विरोध कर रहा है। हाँ, तभी ईरानी युद्ध में देखा ना, ईरान और इज़राइल युद्ध में देखा गया। कतार के साथ संबंध खत्म कर लिए थे यूएई, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट ने। अभी 3 साल पहले तो बनाए 22 में। जी। 2017 से 22 तक उसका ही बायकॉट कर रखा था। हुँ। वो चीन ने बनवाए थे शायद। हाँ, हुँ। तो ये सब चीज़ें जब होगा, तो बाहर की शक्तियाँ हस्तक्षेप करेंगी और आपकी एकता नहीं होगी तो इज़राइल का कहाँ सामना कर पाएगा कोई। अभी ईरान पे अटैक हुआ, जो उसकी संप्रभुता का उल्लंघन था, कि सऊदी अरबिया क्यों नहीं बोले? इस्लामिक कंट्री तो वही है, सही बात है, भले ही सुन्नी है। सही है। यूएई क्यों नहीं बोले? और यही बहरीन अभी ये हल्ला मचा रहे हैं, कतर क्यों नहीं बोले? हुँ। जब अपने पे आती है तब हल्ला मचाते हैं। तो ये एक ऐसी स्थिति है कि फूट डालो शासन करो, वो स्थिति अमेरिका ने वहाँ बना रखी है। तो इज़राइल को एटलीस्ट ट्रम्प प्रशासन में मैक्सिमम समर्थन मिलेगा हुँ। और अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहेगा कि यहूदी बस्तियां बसाने का कार्यक्रम बंद हो जाए। वो वेस्ट बैंक को भी खाली कराएंगे, मेरा अनुमान है। गाजा को वो हमास को शांत नहीं करना चाहते, हमास को भगाना चाहते हैं वहां से। इन दोनों में अंतर है। भाई आपने मेरे ऊपर अटैक किया, मैं आपको इतना कमजोर कर दूं कि अब ना करो, बात खत्म हो गई। जी। लेकिन मैं कह रहा हूं आप यहाँ बैठो ही नहीं इस चेयर पर, ये दूसरी बात हो गई। ये हो रहा है। ये हो रहा है। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमारे शो में आने के लिए। ये एपिसोड हमारा आपको कैसा लगा? ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ या नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।